स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लिए जाने वाले पेट एग्जाम का अध्ययन सामग्री देखेंगे और ये घटना चक्र का है। ठीक है, अध्ययन सामग्री में आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वन लाइनर के रूप में है और इसमें अभ्यास प्रश्न भी है। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वन लाइनर देखेंगे। ठीक है, वन लाइनर के बाद आपको सारे प्रश्न जो है एक ही मास्टर वीडियो में दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट का। तो एक मास्टर वीडियो में आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा पूरा प्रश्न। तो अभी फिलहाल हम लोग इसमें वन लाइनर देखेंगे। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। आने वाले समय में प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा पेट का। सबसे पहले आप लोग इसका कंटेंट देख लीजिए क्या क्या है। तो भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, विश्व का भूगोल है। तो ये सारे इस बुक में हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। समान विज्ञान, हिंदी है, इंग्लिश है, समान जागरूकता है, रीजनिंग है, ये सारे हैं। इसके बाद एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको इन सब का अभ्यास प्रश्न एक ही वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, सारे का मास्टर वीडियो दिया जाएगा आपको एक अभ्यास प्रश्न का। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। ये चैप्टर है, आप लोग देख लीजिए। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे सीधे सीधे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथ ही ईडूशाला का बैकअप चैनल लेट्स डन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपको नए नए वीडियो अपलोड देखने को मिलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो पहला है इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रमुख नारे, कथन, वचन तथा संबंधित महापुरुष देखेंगे। कथन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है। नोट में देख लीजिए, इंकलाब शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था ये मोहम्मद इकबाल ने किया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल का है। दिल्ली चलो जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस का है। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का है। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का है। सत्यमेव जयते मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। हे राम महात्मा गांधी के द्वारा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू का है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने किया था तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तो इस समय भारत का जो वायसराय था ये लॉर्ड डफरिन था। कार्यकाल इसका था 1884 से 88 के बीच। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। कौन?
बदरुद्दीन तैयब जी की बात हो रही है। सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। ये कर्जन के द्वारा कहा गया था। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। तो ये कर्जन के द्वारा कहा गया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू जो है प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्ष 1947 से 49 में सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद जो है 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया था। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई थी। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करी थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया।
इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसका कार्यकाल था 1899 से 1905 और बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बांधो समिति की अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गंगेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप से स्मरण करते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रस्तगुप्तार की शुरुआत 1851 में की थी। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। अब देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका सबसे बड़ा दोष क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को कहा जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतक्य का काल था। 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे तथा सचिव NC केलकर थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी की अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम काबा था। कबा, ठीक है, कबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। महात्मा गांधी ने फिनिक्स कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। तो वहाँ पे 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इनके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हुआ था, हिस्सा लिया। गांधी जी ने चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। चार्ल्स एंड्रयूज, दीनबंधु एंड्रयूज भी इनको कहते हैं, तो ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। ठीक है। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने किया था। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। ठीक है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री कौन थे? दीवान चमनलाल बजाज थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी के द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय था, ये 1926 से 1939 तक माना जाता है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के बीच थे। इसके कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद
रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा था, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसने? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हकीम अजमल खान ने मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका C.R. दास ने विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, वर्ष 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ स्थापित किया गया था। C.R. दास, इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। C.R. दास थे। C.R. दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। C.R. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का इन्हें अध्यक्ष चुना गया जाना ये स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि ये भी स्वराजी ही थे इसीलिए। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में
अरविंद घोष का बचाव करना था। चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, न केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और विरोध किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहने वाले क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाया गया था, तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स अधिराज्य का दर्जा की ही बात कही गई थी। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस तथा प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभ आरंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता C राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी होने के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इसे ही लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैपो जदोनांग तथा उनके पश्चात नगा जनजाति की महिला गैडानलू ने किया था। इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छूआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। गांधी इरविन समझौतों के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। नवंबर 1930 में
लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, भारतीय प्रतिनिधियों ने, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन में हुआ। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा M.N. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा गया। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को इरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दी गई। मद्रास में 30 था, सिंध सहित बम्बई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30, संयुक्त प्रांत में 20 था। ठीक है, ये जो सीट थी इसके बारे में। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1942 में किया था तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुई थी। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह का था। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर शुक्रवार दिन था 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। वर्ष 1938 में कि कांग्रेस के हरिपुरा, जो गुजरात में है, हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे, निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन में वह गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने से के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था दिसंबर 1927 में। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा था। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना प्रारंभ किया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, अब आगे देखेंगे। लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। ये पैम्पलेट का नाम था, इसमें किया था। 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने
कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया और यह घटना ही काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटू केशवर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया था। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राएं शांति घोष और सुनिधि चौधरी ने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। बिकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने की अधिकार भी दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था, चाय और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि आयोग को 4थे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति की गई और जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, UPSC कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई तथा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। अब देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक जो बैठक होती थी वो हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने नेहरू और आज़ाद से सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ये चारों पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं की थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा का पैलेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारण किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार
लुई फिशर उनके साथ थे। ये महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। जैसे बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तामलुक मिदनापुर बंगाल में है। ये दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। सतारा महाराष्ट्र में अगस्त 1943 के मध्य से मई 1946 तक, ठीक है, अगस्त 1943 से मई 1946 तक था। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी और यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके प्रमुख नेता वाई चौहान तथा नाना पाटिल थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के कटक में। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह जो थे इसके प्रथम सेनापति थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था दिल्ली। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये नौसेना मंत्री थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस, शरफात अहमद खान को हटाना पड़ा। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा
सीधी कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ब्रिटिश युग में जी.वी. मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक इसी पद पर रहे। जी.वी. मावलंकर 1937 से 46 तक के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 को आई थी। तो माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंपी दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इनकलाब का गीत इकबाल का गीत जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा सुचेता कृपलानी ने गाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए 1947 से 48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी हुए 1948 से 50। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर K.M. पर्रिकर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अब विविध देखेंगे। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध, ये सभी हैं। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 में पड़ा था। ये भीषण रूप धारण किए हुए था। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी भी कहा जाता है। जी.वी. मावलंकर ने जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर
गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, इसके समय महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरेस थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। अब देखेंगे पत्र पत्रिका पुस्तकें और उसके लेखक। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज किसका था? महात्मा गांधी का। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का है। जवाहरलाल नेहरू का है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एनी बेसेंट का है ये कॉमनवेल्थ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल लिखा गया। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया। जयप्रकाश नारायण के द्वारा टूवर्ड्स स्ट्रगल लिखा गया। ह्यूगो टोए स्प्रिंगिंग टाइगर इनके द्वारा लिखा गया था। फिलिप्स टॉलबार्ट ने एन अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस ये लिखा था। राजेंद्र प्रसाद का है इंडिया डिवाइडेड। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और धर्मवीर भारती का है अंधा युग। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अबुल कलाम आज़ाद ने अलहिलाल लिखा था। जयशंकर प्रसाद कामायनी के हैं लेखक। महात्मा गांधी यंग इंडिया के लेखक हैं। लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स के लेखक हैं। दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। सुनील गावस्कर रन्स एंड रूइंस। कैथरीन मेयो का है मदर इंडिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ए नेशन इन मेकिंग। इंदिरा गांधी का इंटरनल इंडिया। B.S. मिन्हास का प्लानिंग एंड दी पुअर इनका था। चलिए अब आगे देखेंगे। J.H. व्हिटले इसके अध्यक्ष हुए। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। तो J.H. व्हिटले जो है इसके अध्यक्ष हुए, ये इसके बारे में बता रहा है। ये देख लीजिए, जो वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा करी थी, तो इसके अध्यक्ष हुए। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष, बंगाल में जो अकाल पड़ा था ये 1943 में। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जद्दूनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया था। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्ष में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था, डोडो एक विलुप्त पक्षी है, तो डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिग्वंत हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि के दौरान 27 मई 1964 को हुई थी। तो ये 4 बार प्रधानमंत्री थे, तो चौथी पद अवधि के दौरान हुई थी। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 1999 में कारगिल युद्ध के विवाद के दौरान भारत के पाकिस्तान विरुद्ध
पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुआ था। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्री माओ भंडार नायके को प्राप्त है। ये श्रीलंका की थी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी था ये 2 भाग में बट गया, जैसे पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। ठीक है, तो पश्चिमी जर्मनी जो था अमेरिका प्रभावित था और जो पूर्वी जर्मनी था ये रूस प्रभावित था। ठीक है, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ था। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लुन ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। अब देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान का था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू भी महात्मा गांधी का। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज को। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अजातशत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। चाचा जवाहरलाल नेहरू को। शहीद आजम भगत सिंह को। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। उड़न परी PT उषा को। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तूतीय हिंद अमीर खुसरो को। बाबूजी जगजीवन राम को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिटिल मास्टर, ठीक है, लिटिल मास्टर जो है सुनील गावस्कर को। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को। फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर को। भारत का शेक्सपियर कौन है? तो ये महाकवि कालिदास। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। तो देखिए इस तरह आपका राष्ट्रीय आंदोलन जो था संबंधित जितने भी फैक्ट इसमें दिए हुए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।